अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी। हमने पिछले लेक्चर में एंजाइम का जो काम करने का तरीका है, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बोलते हैं, वो पढ़ा था, जिसमें हमने लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा था, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। और उसमें शॉर्ट और एमसीक्यू भी मैंने आपको बताए। एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, और वो किस तरह पूछे जाते हैं मैं आपको इस लेक्चर में वो बताऊंगा, और एमसीक्यूज भी बताऊंगा। तो ये बच्चे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही तैयार करना है, ठीक है। बड़ा इजी सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा है, चंद मिनट में ही आपको याद हो सकता है अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, ठीक है। और शॉर्ट और एमसीक्यूज के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। यानी कि फैक्टर बोलते हैं हम किसी भी अवामल को, यानी कि वो अवामल जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। हमने कहा कि एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसे भी फैक्टर होंगे जिनकी वजह से एंजाइम की जो स्पीड है, एंजाइम की स्पीड है, उस पर असर पड़ेगा, और अल्टीमेटली रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर भी असर पड़ेगा, जाहिर बात है, ठीक है। तो हमने वो फैक्टर पढ़ने हैं कि वो फैक्टर के जिन पर एंजाइम बेस्ट वर्क करेगा, ठीक है ना, या उनके कम या ज्यादा होने से एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। इस चीज को हमने देखना है। तो तीन फैक्टर हैं बच्चे, एक टेम्परेचर है, ठीक है, दर्जा हरारत जिसे हम बोलते हैं, दूसरा पीएच है, और तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट की मकदार। तो ये तीन है, बड़े इजी से हैं, हम इन्हें चंद मिनट में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट। एंजाइम जो है अपने माहौल के लिए हसास होते हैं, यानी माहौल इन पर बड़ा गहरा असर रखता है। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। अब ये फॉलोइंग फैक्टर उसने बताए हैं कि इनसे एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले आप बच्चे टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें और शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ईच एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो बच्चे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसने ये बोला है कि हर एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर पर तेज तरीन रफ्तार से काम करते हैं। ऐसे टेम्परेचर को इस एंजाइम का मुनासिब तरीन यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है बच्चे जो मुनासिब तरीन होता है, जिसपे एंजाइम बेस्ट वर्क करेंगे, ठीक है ना। ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो। इसकी मिसाल आपने देनी है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम्स इज 37, ठीक है। तो इंसान के जो एंजाइम हैं, हमारे जिस्म के जो एंजाइम हैं बच्चे, वो ज्यादातर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, 37 है, ठीक है ना। इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो ये 98.6 बनेगा। आपने थर्मामीटर पे कई दफा चेक करवाया होगा। अगर ये बढ़ता है तो आपके लिए नुकसानदेह होता है, आपको पता है कि बड़ा तेज बुखार होता है अगर 102 पे चला जाए। तो इसको सेंटीग्रेड में करेंगे, ये तो 37 है। अगर इसको आप फ़ारेनहाइट में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 98.6 बन जाएगा, ठीक है। तो 100 पे जाएगा अगर, तो उससे बढ़ेगा या उससे जितना भी फ्लक्चुएट करेगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, एंजाइम उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप के जो जिस्म का मेटाबॉलिज्म है वो मुतासर होगा, ठीक है। तो ये है बच्चे ऑप्टिमम टेम्परेचर के, जहां पे एंजाइम वर्क्स एट मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा स्पीड, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इंसान, अब ये एमसीक्यूज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। अकेला 9th क्लास के नहीं है बच्चे, ये सारी जिंदगी काम आने वाला एमसीक्यूज है कि इंसान के जिस्म के एंजाइम है किस टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करते हैं। तो वो 37 है, ठीक है। तो ये होगी बात टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, इसकी तारीफ आपको आनी चाहिए। व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट, द हीट एड्स इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेज। अब इसने ये बात की है शुरू शुरू की, ठीक है ना, कि जब टेम्परेचर में मखसूस हद तक इजाफा होता है, ठीक है ना, तो हरारत, अब ये 37 से नीचे की भी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हरारत मालिक्यूल्स की हरकत में शामिल हो जाती है, यानी कि हीट। तो और एंजाइम के काम की रफ्तार क्या है बच्चे, बढ़ जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर हम 37 से इंसान की बात करें, उसको बढ़ा दें, बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर से इसको बढ़ा दिया जाए, यानी 37 से बढ़ा दिया जाए, हीट जो हरारत है ब्रेक्स तोड़ देगी द बॉन्ड्स
बॉन्ड्स को इन एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम के मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा देंगे, 37 से बढ़ा देंगे अगर इंसानों की बात करें, तो हरारत क्या है, एंजाइम के मॉलिक्यूल में मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ देती है, ठीक है। इसका नुकसान क्या होता है, इन दिस वे द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, हमने एंजाइम को पढ़ा था कि ये प्रोटीन है और इनका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोब्यूलर है। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, तो एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, वो लॉस्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। बच्चे एन अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, एसक्यू लिख रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज मीन्ड बाय डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की डीनेचुरेशन से क्या मुराद है, ठीक है ना। तो ये सवाल, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है कि एक मखसूस टेम्परेचर जहां पे एंजाइम मैक्सिमम ज्यादा तेजी से काम करते हैं, वो इंसान का 37 है। लेकिन अगर हम 37 से बढ़ा देंगे तो हीट क्या है, वो उसका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का, एंजाइम प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है उसको तबाह कर देगी वो हीट जो है। और उसकी वजह से क्या है बच्चे, एंजाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की ग्लोब जैसी जो साख्त है वो कायम नहीं रहेगी जब दर्जा हरारत बढ़ाएंगे, तो इस एंजाइम का डीनेचर होना यानी कि डीनेचरेशन कहते हैं। और एंजाइम के काम की रफ्तार में बड़ी तेजी से कमी आ जाएगी। इट्स रिजल्ट्स इन रैपिड, रैपिड मतलब तेजी से, डिक्रीज कमी आएगी इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो हमने फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, उसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको 2 से 3 चीजें बताई कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जहां पे एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं। इंसानी टेम्परेचर जो है एंजाइम का वो 37 है। अगर 37 से बढ़ा देंगे तो एंजाइम का क्या है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लोब की साख्त है जो एंजाइम की प्रोटीन की, वो खत्म हो जाएगी और एंजाइम की क्या हो जाएगी, डीनेचुरेशन हो जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर और डीनेचुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है बच्चे, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 20 से बढ़ा रहे हैं, तो देखें ये जो स्पीड है, रिएक्शन का रेट है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन एक वक्त आता है बच्चे, 37 का वक्त है वो, ठीक है, 37 डिग्री का वो एक लम्हा है। जब 37 तक जाते हैं तो यहाँ पे एंजाइम मैक्सिमम काम करता है। लेकिन अगर आप 37 से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी एक्टिविटी क्या है, नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ये देखें लाइन नीचे आ रही है, यानी कि एंजाइम क्या है, डीनेचर होना शुरू हो गया, एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क नहीं करेगा। तो ये बात आपने ये ग्राफ की सूरत में भी उनको बतानी है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेना है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लेना है और ये बताना है आपने उनको, ठीक है ना। ये उर्दू मीडियम वाले भी देख लें कि एंजाइम, इंसान के एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है। 37 पे ये देखें, यहाँ पे आपको ये 30 और 40 के दरमियान ये 37 दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इससे आगे बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चे टेम्परेचर का असर। दूसरा फैक्टर बच्चे है पीएच, ठीक है। दूसरा फैक्टर कौन सा है, पीएच। अच्छा, पीएच क्या होती है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन के जो आयन है उनके जो कंसंट्रेशन है, उनका इर्तिकाज है, उसको हम पीएच बोलते हैं, ठीक है ना। जिस फ्लूइड में एंजाइम काम करते हैं, जिस फ्लूइड में, इसमें हाइड्रोजन आयन के इर्तिकाज यानी पीएच के लिए हसास होते हैं, ठीक है। हर एक फ्लूइड की एक बच्चे पीएच होती है, वो एसिडिक हो सकती है, तेजाबी हो सकती है, या असासी जिसे हम बेसिक बोलते हैं वो हो सकती है, ठीक है। तो हर एंजाइम की होती है मखसूस पीएच। कोई एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, तेजाबी पीएच में। कोई एंजाइम होते हैं वो बेसिक में काम करते हैं, असासी पीएच में। तो एसिडिक वाले बेसिक में काम नहीं करेंगे, बेसिक वाले एसिडिक में काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये पीएच है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। तो एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इन विच दे वर्क, ठीक है। तो जिसमें वो काम करते हैं एनवायरमेंट में, उसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं। दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक पीएच। एंजाइम क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी यानी कि शो मैक्सिमम एक्टिविटी एज अ स्पेसिफिक पीएच, एक खास पीएच पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड देयर ऑप्टिमम पीएच।
तो बच्चे ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या फर्क है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने पिछले ये बताया है, ठीक है, टेम्परेचर वाले में। और जिसपे एंजाइम, वो टेम्परेचर जिसपे एंजाइम मैक्सिमम काम करें वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, और वो पीएच जिसमें एंजाइम मैक्सिमम काम करें वो ऑप्टिमम पीएच होगी। टेम्परेचर और पीएच का लफ्ज बदलना है, तारीफ एक ही है, ठीक है, डेफिनेशन एक ही है, ठीक हो गया। तो ये क्या है बच्चे, ऑप्टिमम पीएच की तारीफ है। तो मखसूस पीएच पर एंजाइम तेज तरीन रफ्तार से काम करते हैं। ये मखसूस पीएच हर एंजाइम की मखसूस होती है, ठीक है ना, तमाम एंजाइम की एक नहीं होती, किसी की एचडी किसी की बेसिक होती है, उसे इनकी ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो ये ऑप्टिमम पीएच की तारीफ लिखनी है बच्चे, ऑप्टिमम टेम्परेचर की तारीफ लिखनी है, और मिसाल देनी है इंसान के जो है एंजाइम है इंसान के जिस्म के, वो 37 पे काम करते हैं, वो उनकी मिसाल होगी। इसी तरह आपने ऑप्टिमम पीएच की तारीफ लिखनी है और ऑप्टिमम पीएच की क्या देनी है, मिसाल देनी है, वो मिसाल मैं आगे जाके देता हूँ। अच्छा, चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन। अच्छा, पीएच में तब्दीली करेंगे तो क्या असर होगा, चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम बच्चे प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप पीएच में तब्दीली करेंगे तो जो अमीनो एसिड हैं प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है ना, उनकी आयोनाइजेशन को मुतासर करेगी एक्टिव साइट पे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इट स्लो डाउन एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक्स इट कंप्लीटली, ठीक है। तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी या बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगी। तो पीएच में तब्दीली से एंजाइम की एक्टिव साइट पर मौजूद अमीनो एसिड की क्या है बच्चे, जो आयोनाइजेशन है वो क्या है, उस पर असर पड़ता है, और इससे एंजाइम की सरगर्मी सुस्त हो जाती है या मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। अगली बात बच्चे, मिसाल इसकी क्या है ऑप्टिमम पीएच की, डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज। मुख्तलिफ एंजाइम हैं, ठीक है बच्चे, उनकी क्या है ऑप्टिमम या पीएच, उनकी ऑप्टिमम पीएच मुख्तलिफ होती है, ठीक है जी। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल पेप्सिन है जो स्टमक में मैदे में वर्क करता है, वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, उसकी पीएच 1.5 से 2.0 होती है। देखें बच्चे, पीएच होती है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है ना। तो ये वाली जो है, ये जो 1.5 to 2 है, ये एसिडिक में आती है, ठीक है जी। तो ये एसिडिक पीएच है। तो जो पेप्सिन है इसकी पीएच क्या है, एसिडिक है, यानी कि ये 1.5 to 2 पे क्या है मैक्सिमम वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे क्या दी गई है, जिस तरह उधर टेम्परेचर दिया गया था यहाँ पे पीएच दी गई है। ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन क्या है, 1.5 to 2.0, ये देख सकते हैं आप बच्चे। तो 1.5 पे क्या है, ये मैक्सिमम काम करता है, और 2 पे भी क्या करता है, ये मैक्सिमम काम करता है। तो उससे आगे बढ़ाएंगे आप पीएच, यानी कि इधर की तरफ आएंगे तो ये देखें, ये लाइन क्या है, नीचे आ रही है एक्टिविटी की, यानी कि एंजाइम की सरगर्मी क्या है, वो नीचे आ रही है, गिर रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये पेप्सिन की बात होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पेप्सिन की पीएच क्या है, तो आपने इसके बारे में बताना है एमसीक्यूज में। मुख्तलिफ एमसीक्यूज दिए गए होंगे, आपने बताना है 1.5 to 2.0 है। और जो ये मैदे में काम करता है, आपको पता है मैदे में तेजाबी माहौल होता है, क्योंकि वहां पे एसिडिक जो HCl है वो खारिज होता है, ठीक है। तो ये आप बताएंगे मैदे में काम करने वाले पेप्सिन के बारे में, उसकी जो एंजाइम है उसकी तेजाबी मीडियम क्या है, 1.5 to 2.0 है। इसी तरह बच्चे एक एंजाइम है जो कि आपकी इंटेस्टाइन में काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, वो है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क्स इन अल्कलाइन मीडियम। देखें पेप्सिन था, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, ठीक है ना। तो जो पीएच बच्चे 7 तक होगी वो होगी एसिडिक होगी, ठीक है ना। तो जो 7 से ऊपर होगी वो बेसिक होगी। तो इसकी पीएच आप देख सकते हैं कि 7 से ऊपर है, ठीक है। तो 7 से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक है, यानी कि असासी है। तो इसकी पीएच कितनी है, 7 से 8 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यूज है, ठीक है, एमसीक्यूज है, ये आपने करना है। तो पेप्सिन है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, पीएच क्या है 1.5 to 2.0। इसी तरह जो ट्रिप्सिन है वो छोटी आंत में काम करता है, तो इसकी पीएच क्या है, 7 से 8 है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने वाला ट्रिप्सिन है, ये अल्कलाइन मीडियम में 7 से 8 पीएच में काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, कि ऑप्टिमम पीएच फॉर ट्रिप्सिन इज 7 to 8, ठीक है ना, ये 7.8 नहीं है, 7 to 8 है, ठीक है। तो
जैसे जैसे इसकी पीएच बच्चे 7 से 8 के दरमियान रहेगी तो इसका क्या है, एक्टिविटी का ग्राफ ऊपर जाएगा। जैसे ही 8 से आप बढ़ाएंगे तो क्या है, जो एक्टिव साइट है वो टूटना शुरू हो जाएगी, उसकी जो अमीनो एसिड है हमने पढ़ा, और ये इसकी एक्टिविटी क्या है, नीचे आना शुरू हो जाएगी और इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी कि ये दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे बच्चे आप देखिएगा। ठीक है, ये एंजाइम जो है वो पेप्सिन है जो कि मैदे में काम करता है, ये ट्रिप्सिन है जो कि छोटी आंत में काम करता है। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी 1.5 से 2.0 है। ठीक है, तो इससे नीचे आएगी तो काम खराब होगा, एक्टिविटी रुक जाएगी। यहाँ पे 7 to 8 है। ठीक है, तो 8 से क्या है, 7.8 है, 7 to 8 है बच्चे, इससे नीचे आएगी तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी पर बुरा असर पड़ेगा, एक्टिविटी रुक जाएगी। बच्चे ये था पीएच के बारे में। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो ये हमने दो पढ़ लिए हैं, पीएच का और टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का क्या असर होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, और पीएच का क्या असर है। उसके बाद बच्चे जो तीसरी चीज है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है उसकी मकदार का बच्चे क्या असर होगा। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का बेटा जी आपको पता है कि सबस्ट्रेट हम किसे बोलते हैं, सबस्ट्रेट हम बोलते हैं वो मॉलिक्यूल जिन पर एंजाइम ने वर्क करना है। ठीक है ना, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिन्होंने एक्टिव साइड पे आकर लगना है। ठीक है, तो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे बच्चे, मकदार में इजाफा रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देगा। ये शुरू शुरू की बात होगी, पहली बात। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, ऑल एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड। तो एंजाइम की जो सारी एक्टिव साइट हैं क्या है, उन पर जो है वो सबस्ट्रेट आकर लग जाएगा और कोई जो है वो पूर हो जाएंगी। तो सबस्ट्रेट की मकदार एक हद से ज्यादा हो जाएगी जब, तो एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट क्या है वो पूर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑक्युपाइड का मतलब ये क्या है, उनका घेर लिया जाए या उनको पुर कर दिया जाए। इन दिस कंडीशन एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को कोई एक्टिव साइट है ही नहीं है। ठीक है ना, ये एंजाइम था बच्चे, मिसाल देता हूँ, इस पर ये एक्टिव साइट थी, ये एक्टिव साइट थी, ये एक्टिव साइट थी, तो ऊपर ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है ना, इन्होंने आकर लगना है, तो ये 3 एक्टिव साइट फ्री हैं, तो 3 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आकर लग रहे हैं। ठीक है ना, ये देखें, 1 2 3 एक्टिव साइट खाली हैं, तो 3 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 ये आकर लग रहे हैं। लेकिन अगर सबस्ट्रेट के और आप मॉलिक्यूल बढ़ाते रहें, यहाँ पे 10 हों, तो एक्टिव साइट तो यहाँ पे सिर्फ 3 है। ठीक है ना, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये क्या है कि एक्टिव साइट सारी पूर हो चुकी हैं। ठीक है, अब एक्टिव साइट कोई बची नहीं, तो आप सबस्ट्रेट जितना मर्जी बढ़ाई जाए, रिएक्शन की स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शुरू शुरू में पढ़ रहा था, जब यहाँ पे 3 एक्टिव साइट थी, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एक था, तो रिएक्शन तेज हुआ, दूसरा आया फिर भी रिएक्शन तेज हुआ, तीसरा आया फिर भी रिएक्शन तेज हुआ। लेकिन अब क्या है, सारी एक्टिव साइट क्या है, फुल हो गई हैं। ठीक है ना, अब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल चाहे आप यहाँ पे 1000 कर दें, कोई रिएक्शन की स्पीड पे असर नहीं पड़ना। ठीक है ना, तो जब ये रिएक्शन, जब ये एक्टिव साइट है सारी बच्चे, ये पुर हो जाएंगी सबस्ट्रेट से, तो इसको हम बोलेंगे दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। तो बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्टिव साइट की सैचुरेशन से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन शुरू में बढ़ाएंगे तो रेट रिएक्शन का बढ़ेगा। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो एक्टिव साइट है सारी जो वो है ऑक्युपाइड हो जाएंगी, पुर हो जाएंगी। दिस कंडीशन एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट्स। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो, उनको मजीद जो एक्टिव साइट है वो नहीं मिलेंगी। दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। और जो रिएक्शन का रेट है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है बच्चे, जब सारी एक्टिव साइट पूर हो जाएंगी तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को आज़ाद एक्टिव साइट नहीं मिलती। इस हालत को एक्टिव साइट की सैचुरेशन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, और इस दौरान रिएक्शन की रफ्तार मजीद नहीं बढ़ती। ये देखें बच्चे, ग्राफ देखें, तो जब शुरू ये रिएक्शन का रेट है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है।
तो ये हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो शुरू शुरू में जब हमने सबस्ट्रेट की बढ़ाई कंसंट्रेशन तो रिएक्शन बढ़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो रिएक्शन का रेट है वो कांस्टेंट हो गया, वो रुक गया। ये देखें बिल्कुल ग्राफ सीधी जा रही है लाइन। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे आकर क्या हुआ कि ऑल एक्टिव साइट्स ऑक्युपाइड्स, जो तमाम एक्टिव साइट्स थी वो पुर हो गई। ठीक है, पुर हो चुकी हैं तो सबस्ट्रेट की मकदार आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, इसने ग्राफ ने ऐसे ही रहना है जब तक कि एक्टिव साइट खाली नहीं होंगी। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, एक्टिव साइट की सैचुरेशन है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या असर है कि शुरू में बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ेगा सबस्ट्रेट से, लेकिन जब सबस्ट्रेट की वजह से तमाम एक्टिव साइट पूर्ण हो जाएंगी तो फिर एक्टिव साइट की सैचुरेशन आ जाएगी, तो फिर कोई काम आगे नहीं होगा। ये था बच्चे आपका लेक्चर कि कौन से जो फैक्टर हैं एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें हमने टेम्परेचर पढ़ा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा, 37 पढ़ा कि ये इंसानी एंजाइम का टेम्परेचर है। उसके बाद हमने पीएच पढ़ा, ऑप्टिमम पीएच पढ़ा जिसपे बेस्ट वर्क करते हैं। पेप्सिन की पीएच पढ़ी 1.25 टू 2.0, ट्रिप्सिन की पढ़ी 7 टू 8। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ी, एक्टिव साइट की डीनेचुरेशन पढ़ी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चे, ये एक्टिव साइट की डीनेचुरेशन हमने सॉरी एंजाइम की डीनेचुरेशन पढ़ी, उसको टेम्परेचर वाले में पढ़ा। चले बच्चे, ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चे एंजाइम इनहिबिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू है चैनल पे, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।